दो कहानियां पढ़ी हैं तो आपको अच्छा लगा ही होगा। दूसरा, कहानी का सेगमेंट छोटा सा है, 9-10 दिन में पूरा हो जाएगा, तो आपको ये सेंस भी आती है कि हाँ, एक हिस्सा पढ़ लिया और हम ठीक से मैनेज कर पा रहे हैं। और तीसरा ये है कि कहानी को पढ़ने से बहुत कम समय में वो अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि बाकी बड़ी विधाओं को पढ़ते समय आपकी मैच्योरिटी का लेवल बेहतर हो जाएगा। तो बहुत रणनीतिक तरीके से ये क्रम तय किया है हमने ताकि चीजें आपके लिए आसान रहे। तो आज से हम सीधे शुरुआत करते हैं कहानी की। और आपको ये अच्छे से पता ही है कि हम प्रश्न पत्र 1 और 2 को अलग करके नहीं पढ़ेंगे, हम उन दोनों को मिला के पढ़ेंगे, क्योंकि दरअसल वो दोनों हिंदी साहित्य के ही प्रश्न पत्र हैं, कुछ अलग तो है नहीं। तो कहानी प्रश्न पत्र 1 में है कहानी का इतिहास, और प्रश्न पत्र 2 में है 2 पुस्तकें, एक तो है प्रेम मंजूषा और दूसरी एक दुनिया समानांतर। ठीक है, हम शुरुआत थोड़ा सा बेसिक लेवल से करते हैं कि सबसे पहले कहानी क्या है, यहां से शुरू करते हैं। कहानी क्या है? अब कहानी क्या है, एक सेंस आप सबको पहले से है ही, आप सबने कहानियां सुनी भी हैं और बनाई भी होंगी कभी ना कभी, लिखी हो या ना हो, बनाई तो होंगी ही। कहानी बनाना समझ रहे हैं आप लोग जहां फंस जाते हैं तो वहां किसी तरह से मैनेज करने के लिए कहानियां बनाई जाती हैं, तो बनाई तो होंगी, और कुछ तो पेरेंट्स के पास तो बनाई ही होंगी, बनाते भी होंगे लगभग दैनिक रूप से कुछ ना कुछ। जब मम्मी का फोन आता होगा, मम्मी का फोन लड़कों को शायद नहीं आता है, लड़कियों को आता होगा लड़कों को भी आता है, लेकिन वो प्यार भरा फोन होता होगा, इंस्पेक्शन भरा फोन नहीं होता होगा। सिर्फ ये कि बबुआ ठीक हो, ठीक से खा पी रहे हो कि नहीं, कोई चुड़ैल तो आसपास नहीं है तुम्हारे, तो ये सब आमतौर पे मम्मियों का बेटों के साथ संवाद ऐसा होता है कि कोई डायन चुड़ैल बीच में ना आ जाए, इतना मुश्किल से पाला है, इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इतने वर्षों का निवेश है, अचानक बेकार ना हो जाए कहीं, ये सब। लेकिन ये नहीं पूछते होंगे बेटा 8 बजे तुम घर से बाहर क्यों हो, ये ठीक नहीं है, 8 बजे के बाद दिल्ली सेफ नहीं है बेटा, ऐसा नहीं बोलते होंगे ना, ये सब नहीं होता, क्योंकि लड़के तो बेल टाइप के हैं, उनको डर किस बात का है। लड़कियों को लेकर फोन मम्मियों के अलग टाइप के होते हैं, बेटा आज तुमने क्या पहना है, ठीक से पहना करो कपड़े, दिल्ली ठीक जगह नहीं है बेटा, तो दिसंबर का महीना वैसे भी दिल्ली में ठीक नहीं माना जाता है, तुम ठीक से घर में रहा करो, तुम्हारे आसपास कौन है, वीडियो कॉल पे दिखाओ कमरा पूरा, कोई है तो नहीं आसपास, वो ये सब फोन होते हैं। तो आपका होता है प्रेम और दुलार भरा, इनका होता है इंस्पेक्शन भरा। बाप के फोन में रिवर्स हो जाता है, बाप और बेटी बहुत प्यार से बात करते हैं, पप्पा कैसे हो पप्पा, और बाप और बेटे की बातचीत में मौन की भूमिका ज्यादा रहती है। हाँ बेटा ठीक हो, जी पापा, फिर लंबा मौन, और बस पापा और कुछ चाहिए पापा, पैसे मिल जाते तो ठीक है भेज देंगे, रखो रखो, खत्म। इसके आगे बात ही नहीं होती कि बाप से, बाप बाप होता है मजाक छोड़ना है, बाप तो बाप है। तो ऐसे ही, ठीक ऐसे ही हम जब विधाओं की बात करते हैं तो पहले आज आपको 2 शब्द समझाते हैं। एक शब्द है विधा और एक शब्द है शैली। विधा और शैली। विधा शब्द के लिए अंग्रेजी में या फ्रेंच में एक शब्द चलता है, जॉनर बोलते हैं या जॉनरे बोलते हैं उसको, और उसकी स्पेलिंग अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूं तो वो है GENRE। एक बार आप जरा गूगल करके देखिए स्पेलिंग ठीक है या इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत है। GENRE, इसका उच्चारण है जॉनरे या जॉनर, कुछ लोग जॉनर बोलते हैं, कुछ जॉनरे बोलते हैं। उसका हिंदी अनुवाद होता है विधा। और एक है शैली, स्टाइल। विधा का मोटा मोटा मतलब, हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे जहां चीज समझना मुश्किल हो, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि आपको जिस लेवल पे जाना है वो BA ऑनर्स का लेवल है ना। थोड़ा सा हम MA तक भी चले जाएं ठीक है, लेकिन PhD के लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है हमें। बेसिक बेसिक आइडिया हर चीज का हो, आप लिख सके हर चीज पर, इंटरव्यू में सवाल का जवाब दे सके, उतना काफी है आपके लिए। विधा का मतलब यह है कि आपने साहित्य में कौन से फॉर्मेट को चुना। फॉर्मेट इसके लिए एक अच्छा शब्द है।
और फॉर्मेट का मतलब है कि मेरे मन में एक भाव था या विचार था, उसको प्रस्तुत करने के मेरे पास कई ऑप्शंस थे, कई विकल्प उपलब्ध थे, तो मैं उनमें से किस विकल्प को चुनूं, इसको हम कहेंगे विधा। जैसे हमने गद्य की बात की, तो गद्य की विधाओं में एक विधा उपन्यास एक विधा कहानी है ना, और नाटक आपको पता ही है, रेखा चित्र, संस्मरण, ये सब विधाएं हैं कि आपने अपनी अनुभूति को, अपनी भावना को, अपने विचार को व्यक्त करने के लिए फॉर्मेट कौन सा लिया। कल मैंने आपको हल्का सा जिक्र किया था कि ये फॉर्मेट का चयन पूरी तरह से लेखक के हाथ में नहीं होता है, बड़ी मात्रा में इस बात से तय होता है कि आपकी जो अनुभूतियां हैं वो अनुभूतियां किस तरह की हैं। इसलिए अगर कोई आपसे कहे कि मैं कोई भी विधा चुन लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। विधा, मोटे तौर पर विधा का चयन इस बात से अपने आप हो जाता है कि हमारी मन स्थिति क्या है। हाँ, ये हो सकता है कि एक मन स्थिति में आपके पास 2-3 ऑप्शंस हों, उनमें से आप चुन लें अपने हिसाब से, ये हो सकता है। जैसे मैंने कहा था कि अगर किसी आशिक का दिल टूटा है ताजा ताजा, 10-12 मिनट पहले ही टूटा है, अभी धड़क रहा है जोर जोर से, तो ऐसे धड़कते हुए दिल के साथ उपन्यास नहीं लिखा जा सकता। आप सोच सकते हैं कभी कि आज मूड ठीक नहीं है, सोच रही हूं कि उपन्यास लिख देती हूं, एक नहीं होगा ना। उपन्यास के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, लिखने में ही 1 साल लग जाएगा। इसलिए उपन्यास वही लिख पाएगा जो बहुत मध्यम भावनाओं के साथ, धीमी और कम तीव्र अनुभूतियों के साथ उस पर आगे बढ़ेगा। वो एक रात का मामला नहीं है कि रात को अचानक कविता फूटी और कविता निकल गई, वो नहीं। उपन्यास यूं नहीं निकलेगा, उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए। तो जिसमें बहुत पेशेंस है वो उपन्यास लिखेगा। और भावनाओं की दिक्कत है कि भावनाएं जब तेजी से आती हैं उतनी ही तेजी से लौट भी जाती हैं। इसलिए उपन्यास कभी भी भावना प्रधान नहीं हो सकता। भावना प्रधान जब भी कोई रचना होगी आकार में छोटी ही होगी, क्योंकि भावुकता आई, खट से लिखा, भावनाएं खत्म हो गई। जो रचना आकार में बहुत विस्तृत है वो भावुकता की मन स्थिति में, इमोटिव माइंडसेट में लिखी ही नहीं जा सकती। ऐसे जब आप बहुत विचारशील होंगे तब आप निबंध ही लिखेंगे, आलोचना कर सकते हैं। और जब बहुत इमोशनल होंगे उस समय क्या फूटेगा, या तो गीत फूटेगा। गीत ऐसा एक स्ट्रक्चर है, एक ऐसी विधा है जिसमें गेयता होती है। गेयता का मतलब इसको गाया जा सकता है, लय होती है, बहुत गहरी लय होती है। तीव्र भावुकता का लय के साथ संबंध बहुत गहरा है। और इसको समझने का सबसे आसान उदाहरण यह है कि जब आप बहुत गुस्से में होते हैं और किसी को गालियां देते हैं, आप लोग गाली देते हैं? मैंने सुना है कि इस बैच में फरिश्ते आए हुए हैं, ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। तो आप में से कितने लोगों ने आज तक गाली नहीं दी, हाथ खड़ा करें। ऐसे लोगों की संख्या इस पूरे टापू पे 3 लोग मिले हैं, और इधर 1, 2, 3 और 4 और 5 लोग मिले हैं। 8 लोग, करीब 550 में से 8 लोग ऐसे हैं जिन्होंने गाली कभी नहीं दी है। इससे समाज की स्थिति का पता लग रहा है हमें, समाज में क्या चल रहा है। इन 8 ने सच में नहीं दी है। मुझे भरोसा जब नहीं रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं। फिर से हाथ खड़ा करें जरा। अभी 3 से अब 6 हो गए यहाँ पर, आज तक नहीं दी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ईश्वर करे आप हमेशा ऐसा बने रहे, आप लोगों में कभी नहीं दी है। इसमें एक फैक्टर ये भी होता है कि आप किसे गाली मानते हैं और किसे नहीं मानते हैं। इसमें एक फैक्टर ये भी होता है, कभी कभी ये होता है कि आप जो बोल रहे हैं आपको लगता है वो गाली नहीं है, लेकिन सामने वाले को हो सकता है वो भी गाली लगती हो। ये भी तो है। मतलब मेन बात क्या है कि जब आप बहुत गुस्से में हैं और गुस्से की अभिव्यक्ति करना जरूरी हो गया, वरना मन में घुटन हो जाएगी, कुंठा हो जाएगी, तो आप क्या करेंगे? जब तक बोलेंगे नहीं तब तक दुखी रहेंगे मन ही मन में। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जिससे झगड़ा कर रहे थे वो आपसे ताकतवर है, आपने उसको एक मतलब चूटी काटी थी, उसे 4 झापड़ मार दिए, और उसके बाद मछलियां दिखा रहे अपने हाथ की कि आजा